दोस्तों इमेजिन करो तुम एक सुनसान आइलैंड पर हो जहां दूर दूर तक समुंदर फैला है। आसमान में उड़ते परिंदों की हल्की चीखें हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक है। शुरुआत में ये सब पीसफुल लगता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है वही शांति धीरे धीरे एक डरावने सन्नाटे में बदलने लगती है, क्योंकि वहाँ तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। अब तुम मदद के लिए चिल्लाते हो, आवाज लगाते हो, लेकिन कोई नहीं सुनता। दिन गुजरते हैं, हफ्ते, महीने और फिर साल, और ऐसे ही 18 साल बीत जाते हैं उस वीरान आइलैंड पर अकेले रहते हुए। दोस्तों ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है, ये वाना मारिया की रियल स्टोरी है। एक औरत जिसे दुनिया ने अकेला छोड़ दिया था एक वीरान आइलैंड पर। लेकिन क्यों, ये राज आज भी अधूरा है। लेकिन ये बात तो तय है कि उसने हार नहीं मानी, ना भूख से, न तन्हाई से, ना वक्त से, और ना ही उस सन्नाटे से जो हर दिन उसकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करता था। अब सवाल यह है कि वाना मारिया वहां पहुंची कैसे, उस वीरान आइलैंड पर उसने 18 साल कैसे बिताए, और सबसे बड़ा सवाल, जब वो वापस आई तो क्या सच में वो वही इंसान थी जो कभी वहां छोड़ी गई थी। तो चलो दोस्तों इस कहानी की परतें खोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, ये एक औरत की ऐसी जंग है जिसमें मौत भी कई बार हार मान गई। दोस्तों कैलिफोर्निया के कोस्ट से कुछ 100 किलोमीटर दूर पर एक छोटा सा आइलैंड है, सैन निकोलस आइलैंड। इस आइलैंड पर कभी निकोलस ट्राइब रहा करती थी। सदियों से उन्होंने इस आइलैंड को अपना घर बना रखा था। ये लोग बहुत पीसफुल थे और नेचर से गहरा जुड़ाव रखते थे। उनकी जिंदगी बहुत ही सीधी सादी और सिंपल थी। वो मछली पकड़ते, जंगल के पौधों से अपना इलाज करते और हर दिन को अपने तरीके से जीते थे। शाम होते ही इस ट्राइब के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे, जहाँ वे पुरानी कहानियां सुनते और ट्राइबल गीत गाते थे। वाना मारिया, जिसे आज दुनिया द लोन वुमेन ऑफ सैन निकोलस आइलैंड के नाम से जानती है, इसी ट्राइब की एक मेंबर थी। इस आइलैंड पर वाना मारिया अपने लोगों के साथ शांति और सुकून से जीवन बिता रही थी, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। अर्ली 1800 में रशियन ऑटर हंटर्स इस इलाके में आए और उन्होंने यहाँ शिकार करना शुरू कर दिया। शुरुआत में लगा कि वो सिर्फ सी क्रिएचर्स का शिकार करने आए हैं, लेकिन धीरे धीरे ये क्लियर हो गया कि वो सिर्फ जानवरों का ही नहीं बल्कि यहाँ की पूरी सिविलाइजेशन का शिकार कर रहे थे। जब तक निकोलिनो ट्राइब के लोग कुछ समझ पाते तब तक तबाही शुरू हो चुकी थी। भयानक संघर्ष हुआ, तलवारों ने उनकी संस्कृति और शांति दोनों को तहस नहस कर दिया। खून बहा, चीखें गूंजी और एक एक करके ट्राइब के सारे लोग मारे गए। जो लड़ाई में बच गए उन्हें बीमारियों ने अपनी चपेट में ले लिया। इस सब का असर इतना गहरा था कि जहां पहले निकोलिनो ट्राइब की पॉपुलेशन हजारों में थी, वो घटकर कुछ ही सालों में सिर्फ 200 से 300 लोगों तक रह गई। इन बचे हुए लोगों को सुरक्षित रखने के लिए 1835 में फ्रांसीसियन मिशनरीज यहाँ आए। उन्होंने इन लोगों को कैलिफोर्निया ले जाने की तैयारी की। एक मैक्सिकन शिप जिसका नाम प्योर एस नाडा था, उसमें सभी को चढ़ाया गया, लेकिन अफरा तफरी में वाना मारिया आइलैंड पर ही छूट गई। कुछ कहानियां कहती हैं कि वाना मारिया पहले शिप में चढ़ गई थी, लेकिन फिर उसने किसी खोए हुए फैमिली मेंबर को ढूंढने के लिए उसने शिप से छलांग लगा दी थी। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि उसका एक बेटा था और उसे ही ढूंढने के लिए वो आइलैंड पर रुक गई थी। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सारी बातें बाद में जोड़ी गई हैं और ये उतनी रिलायबल नहीं है। असल में उस दिन स्टॉर्म आने वाला था, इसलिए शिप जल्दी निकल गया और वाना मारिया अकेली छूट गई। हालांकि कुछ सोर्सेज तो ये भी कहती है कि शुरुआत में उस आइलैंड पर वाना मारिया अकेले नहीं थी, उसका बेटा भी उसके साथ रहता था। लेकिन बाद में वो एक बोटिंग एक्सीडेंट में मारा गया, जिसके बाद वाना मारिया उस आइलैंड पर पूरी तरह से अकेली रह गई। अब उसके सामने दो ऑप्शन थे, या तो वो सरवाइव करे या फिर गिव अप कर दे। वाना मारिया ने पहले ऑप्शन को चुना, लेकिन एक सुनसान आइलैंड पर अकेले जिंदा रहना आसान नहीं था। लेकिन वाना मारिया भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने सबसे पहले अपने लिए एक शेल्टर बनाने का डिसीजन लिया। वेल बोन्स, ड्रिफ्टवुड और जो भी नेचुरल चीजें उसे मिली, उसने उससे अपना एक छोटा सा घर बनाया। कपड़े के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने सील के स्किन्स और उनके फेदर्स से कपड़े बनाए। दोस्तों हम और आप सोच भी नहीं सकते, वाना मारिया ने सील के सिन्यू यानी कि उनकी नसों को सुई की तरह यूज करके ऐसे कपड़े बनाए थे जो आइलैंड की ठंडी और तेज हवाओं से उसकी रक्षा करते थे। खाने के लिए भी उसे काफी मेहनत करनी पड़ती थी। वो समुंदर से एबालोन, शेलफिश पकड़ती, सील्स और बर्ड्स का शिकार करती और जो भी जंगली पौधे खाने लायक होते उन्हें खा लेती थी। पानी के लिए वो बारिश का पानी इकट्ठा करके पीती थी। धीरे धीरे उसने खुद को उस आइलैंड पर सरवाइव करने लायक बना लिया। लेकिन फिजिकल सर्वाइवल से भी ज्यादा टफ मेंटल और इमोशनल सर्वाइवल था। पहले बेटे की मौत और फिर 18 साल तक किसी इंसान की आवाज न सुनना।
दोस्तों सोच के देखिए, कोई भी इंसान उस अकेलेपन से टूट सकता है, लेकिन वाना मारिया ने खुद को टूटने नहीं दिया। वो अपने पुराने दिनों की याद में अपने ट्राइब सॉन्ग्स गाती, लकड़ी पर कार्विंग्स करती, वो अकेले ही अपने रिचुअल्स फॉलो करती रही, जैसे वो आज भी अपने लोगों के बीच में ही हो। इसी चीज़ ने उसे उसकी आइडेंटिटी और उसके कल्चर से जोड़े रखा और उसे उसके अकेलेपन में भी मजबूत बनाए रखा। 18 सालों में उसने खुद को नेचर के साथ इस तरह से मिला लिया कि वो उस आइलैंड की एक लिविंग स्पिरिट बन गई। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी वाना मारिया ने उम्मीद भी नहीं की थी। 1853 में एक ऑटर हंटर कैप्टन जॉर्ज नेडेवर को कहीं से सुनने को मिलता है कि निकोलस आइलैंड पर कोई औरत सालों से अकेली रह रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है उसका पता लगाने के लिए वो कुछ लोगों के साथ इस आइलैंड पर गए, जहाँ काफ़ी ढूंढने पर उन्हें वाना मारिया मिल गई। वाना मारिया सबसे पहले उनके सामने रोस्टेड वाइल्ड ओनियंस रखती है, जो कि उस टाइम पर पीस और वेलकम का एक सिंबल था। इसके बाद वाना मारिया ने क्रू के लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा था। वाना मारिया ने जब देखा कि सामने खड़े लोग उसकी लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसने एक और तरीका अपनाया। उसने एक गाना गाया। ये कोई आम गाना नहीं था, इसमें काफ़ी फीलिंग्स, उसका अकेलापन और उसकी उम्मीदें बसी थी। उसकी आवाज़ में वो सालों की तन्हाई झलक रही थी। क्रू के एक नेटिव अमेरिकन मेंबर ने जब उस गाने की धुन को ध्यान से सुना तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसे वो सॉन्ग कुछ जानी पहचानी लगी। बाद में जब उस गाने का मतलब समझा गया तो उसने लोगों को अंदर तक छू लिया। सॉन्ग का मतलब था, मैं अब तैयार हूँ यहाँ से जाने के लिए। इस एक लाइन में वाना मारिया ने वो सब कुछ कह दिया जो वो शब्दों में नहीं कह पा रही थी। ये गाना उसका फाइनल गुड बाय था उस आइलैंड से, जहाँ उसने अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल लेकिन सबसे सच्चे साल बिताए थे। वाना मारिया को अब कैलिफोर्निया के सेंटा बारबरा शहर लाया गया। वहाँ के लोग उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी औरत को पक्षियों के पंखों और सील स्किन से बने हुए कपड़ों को पहने हुए देखा था। वाना मारिया को अब पहनने के लिए नए कपड़े दिए गए। वो नए लोगों से मिली। लैंग्वेज बैरियर के बावजूद वो खुश थी। उसने कैप्टन नेविडर और उसकी पत्नी मारिया के साथ रहना शुरू किया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में सब कुछ बदल गया। सिर्फ 7 हफ्ते बाद ही वाना मारिया की मौत हो गई। डॉक्टर्स का मानना था कि वाना मारिया का शरीर इतने सालों तक एक ही तरह के साधारण खाने का आदी हो चुका था, और जैसे ही उसे नए और अनफेमिलियर खाने मिले, उसकी बॉडी उसे संभाल नहीं पाई। ज़रा सोचिए, एक ऐसी औरत जो 18 साल तक अकेले उस आइलैंड पर सरवाइव करती रही, वो सिविलाइजेशन में लौटकर सिर्फ कुछ ही हफ्तों में चल बसी। वाना मारिया की मौत के बाद उसकी कहानी धीरे धीरे दुनिया तक पहुंची। 1960 में ऑथर स्कॉट ऑडेल ने आइलैंड ऑफ द ब्लू डॉल्फिन्स नाम से एक किताब लिखी, जो वाना मारिया की कहानी से इंस्पायर्ड थी। इस किताब ने सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बल्कि हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को भी डीपली इंस्पायर किया। लोगों ने उसकी ज़िंदगी पर और रिसर्च किया और हर बार कुछ नया सीखा। वाना मारिया की कहानी हमें बताती है कि इंसानी इरादा और विल पावर क्या कुछ नहीं कर सकता। अपनी कल्चर और रूट से जुड़ा रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात, अकेलापन भले इंसान को तोड़ दे, लेकिन आत्मा अगर मजबूत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या आप 18 साल तक अकेले सर्वाइव कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही रियल और पावरफुल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।